जो ज्वाइन कर चुके हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। बस 2 मिनट और रुकेंगे, कुछ और लोग ज्वाइन हो जाए, फिर ये शो शुरू करेंगे आज का। रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और ही मांगे। रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे। क्यों सोचना है जाना कहाँ, जाए वही ले जाए जहाँ। बेसब्रियाँ, हाँ, बेसब्रियाँ, बेसब्रियाँ, हाँ। दोस्तों, बेसब्रियाँ, ये बेसब्रियाँ जो हमारे अंदर होती हैं वही हमें कुछ ऐसे मकामों पर ले जाती हैं जहां हम सपनों में भी सोच ना सके पहुंचने की। एक ऐसी ही कहानी मेरे एक दोस्त की आज मैं लेकर आया हूं, जिसका नाम है मृत्युंजय शर्मा। दिल्ली का लड़का अपने सपनों की पोटली लेकर मैनचेस्टर चला गया पीएचडी करने के लिए। जानने की कोशिश करते हैं कि क्या, कैसे स्ट्रगल रहा उसका, क्या उसने वहां पे ढूंढा, क्या सीखा वहां पर। तो मैं ऐड करने जा रहा हूँ। हेलो हेलो। हेलो अमोक। पहले तो बहुत पहले तो बहुत बहुत स्वागत बहुत है। स्वागत। थोड़ा थैंक यू। एको आ थोड़ा रहा है, एको आ रहा है, हमारा हमारा टेक्निकल टेक्निकल इशू है इशू आज है थोड़ा। आज थोड़ा। हमने काफी हमने सॉर्ट आउट काफी सॉर्ट आउट कर कर लेकिन लेकिन वो नहीं हो वो पा रहा नहीं है। हो पा रहा है। कोई बात नहीं। आ, तो हाँ। तो शुरू करते तो हैं। शुरू करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। सबसे पहले सबसे बहुत पहले बहुत 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 थैंक्स थैंक्स शो पर आने शो के पर लिए। आने के लिए। थैंक यू और मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं सबसे पहले मैं तुम्हें सबसे लेके पहले जाऊंगा तुम्हें लेके जाऊंगा उस दिन की उस याद दिन में की याद जिस दिन में तुम्हें जिस दिन पीएचडी मिली तुम्हें थी। पीएचडी मिली थी। अगर वो अगर किस्सा याद वो करके किस्सा तुम याद करके हमें बता तुम पाओ। हमें बता पाओ। हाँ मतलब उस दिन मतलब उस वो पूरा दिन वैसे तो मतलब वही था कि बहुत नर्वस था क्योंकि मैं इंडिया आ गया था सबमिशन करके थीसिस का। 6 महीने 3 महीने बाद मेरी वाइवा था। तो वापस गया था और मेरा जो इंटरनल था और जो एक्सटर्नल एग्जामिनर था वो दोनों बहुत चिल्ड आउट थे। बट मतलब अराउंड 2 ढाई घंटे हम लोगों का वाइवा चला और क्या? उसने बहुत बहुत शानदार सवाल पूछे और मैं उतने शानदार जवाब नहीं दे पाया। लेकिन जब वो थीसिस के बारे में पूछ रहे थे तो मैं उनको बता पा रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, आगे क्या किया जा सकता है वो सब। तो 2 ढाई घंटे बाद जब उन्होंने कहा कि नाउ वी कैन कॉल यू डॉक्टर मृत्युंजय शर्मा, तो मुझे लगा कि यार मिशन अकम्प्लिश्ड है ना। और मिशन अकम्प्लिश्ड में भी सबसे ज़्यादा मतलब उस समय यही सारी चीज़ें याद आ रही थी कि कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं और एग्जैक्ट। मतलब किस किस किसने साथ दिया, कैसे कैसे साथ दिया। और मतलब वही है कि हमेशा से एक पता नहीं मतलब एक पर्सनली मैंने हमेशा से मुझे लगता है कि मैं एक अंडर अचीवर या कुछ उस जो एक अंडर डॉग टाइप रहा हूँ है ना। तो हमेशा से मतलब लोगों को ये लगता था कि शायद ये नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं थोड़ा हार्ड वर्किंग
था शुरू से, तो मैं हार्ड वर्किंग होने की वजह से मैंने हार्ड वर्क किया और हो गया। तो उस दिन तो मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि बहुत लंबा सफ़र रहा है ना। और थैंकफुली कि मैं बाहर था, तो 3 साल में ही वो सफ़र ख़त्म हो गया, नहीं तो ये सफ़र और लंबा हो सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने मैंने शुरुआत में ही तुम्हें शुरुआत ये में ही तुम्हें पूछा ये पूछा, क्योंकि जैसे क्योंकि तुमने कहा जैसे तुमने मिशन कहा मिशन अकम्प्लीट, अकम्प्लीट, मैं तुम्हें मैं वापस लेके तुम्हें जाना वापस चाह रहा हूँ जाना कि चाह रहा हूँ कि कहाँ शुरू हुआ था कहाँ ये शुरू मिशन। हुआ था ये मिशन। हाँ, ये मिशन कहाँ शुरू हुआ था, तो भाई ये मिशन शुरू हुआ था तो मतलब उसके पहले मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट या थोड़ा सा बता दूं कि मैं, मेरा जो अंडरग्रेड था वो किरोड़ीमल कॉलेज में था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हम्म। और उस समय क्या था कि उस समय जो मेरा एम था, जैसे ही मैं कॉलेज के अंदर घुसा था, तो मेरा एम ये था कि भाई 3 साल ये करना है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है और नौकरी करनी है ना। लेकिन मेरा एक दोस्त था, उसके एक सीनियर थे जिसको हम जानते हैं, जिनको खुशनूर साहिदी। तो उन्होंने मुझे बताया कि यार एक ही प्रोग्राम है NIUS करके, ठीक है, TIFR मुंबई में होता है। तो हमने कहा ठीक है। और उसमें बाद में पता लगा कि इसमें टिकट विकेट मिलती है मुंबई जाने की, वहाँ रहने को भी देते हैं। तो मैंने कहा इससे बढ़िया तो और कोई है ही नहीं। तो मैं बिल्कुल वहाँ जब गया और वहाँ जाके मुझे ध्यान है कि आईसर पुणे, आईसर कोलकाता, फर्गसन कॉलेज, IIT दिल्ली, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, उसके अलावा मतलब अलग अलग जगहों से बहुत बहुत सारे बच्चे आए हुए थे। और उस समय मेरे को पहली बार लगा कि यार नहीं, साइंस मतलब ये जो क्यूरोसिटी है, इसको मतलब कुछ किया जा सकता है इस क्यूरोसिटी का। और NIUS का फर्स्ट कैंप था दिसंबर में, और उस समय मुझे लगा था कि नहीं यार, मैं साइंस परस्यू कर सकता हूँ, और मतलब मैं अभी नौकरी के लिए नहीं जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो शुरुआत NIUS के फर्स्ट कैंप से हुई थी, जो HBCSC TIFR मुंबई में होता है, एंड यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट। सो बिल्कुल। आई ऑल्सो, सो आई होप यू ऑल्सो रिमेम्बर दैट। यस यस ऑफ यस कोर्स। यस, हाँ। तो वहां से तो फिर वहां से फिर दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से लेकिन मुंबई, वापस लेकिन दिल्ली हाँ, से वापस दिल्ली से मैनचेस्टर का मैनचेस्टर का मिशन कब शुरू मिशन हुआ। कब शुरू हुआ। हाँ, ये भी मतलब इसमें दिल्ली से मुंबई, लेकिन मुंबई के बाद में फिर दिल्ली चला गया। और NIUS की ही वजह से, इफ यू रिमेम्बर, देयर वाज एशियन साइंस कैंप इन मुंबई, बिल्कुल। राइट। सो आई वाज सेलेक्टेड एज अ वॉलंटियर। तो वो मेरा दूसरा एक्सपोजर था टुवर्ड्स साइंस एंड साइंटिस्ट। और जो एशियन साइंस कैंप था, उसमें मेरे साथ जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ हुई वो थी कि मैं रिचर्ड आर अर्न्स्ट जो थे, जिन्होंने NMR, जिन्हें 1991 में NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था, तो बिल्कुल। उनके साथ हमारा इंटरेक्शन था। और मतलब उनके साथ इंटरेक्शन हुआ। फिर और भी बहुत सारे, रिचर्ड पॉलियोकॉफ थे, जो यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम से आए हुए थे। इंडिया के बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट आए हुए थे, बाहर के बच्चे आए हुए थे सब, एशिया के। तो वो एक सेकंड एक्सपोजर जो था टुवर्ड्स साइंस, उसमें मुझे एक चीज़ समझ में आई कि जैसे हम अपने BSc में साइंस को देख रहे थे, उन लोगों का साइंस को देखने का तरीका ही अलग था, राइट। सोचने का तरीका बहुत अलग था। तो मैंने कहा मे बी आई कैन गिव इट अ गो, मे बी BSc के बाद मैं भी बाहर जाके पढ़ सकता हूँ। लेकिन उसके बीच में भी मैंने ये सोचा था कि बाहर जाना एकदम एंड का वो रखते हैं। सबसे पहले हम रखते हैं कि या तो TIFR ज्वाइन करें या IISc ज्वाइन करें। मैंने दोनों के लिए, उन्हीं दोनों के लिए तैयारी करी थी। और आप लोगों का प्यार मुझे आईसर पुणे ले आया था एक एग्ज़ाम दिलवाने के लिए। बिल्कुल। और मैंने एग्ज़ाम भी दिया था आईसर पुणे का, रिटर्न भी क्लियर करा, लेकिन इंटरव्यू में नहीं हुआ, वो एक अलग बात है। तो हाँ, उसके बाद फिर उस वहाँ से मतलब उस पूरे इस सारी चीज़ों के होने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे MSc के लिए मैनचेस्टर जाना है। लेकिन ये लेकिन सुनने में बहुत सुनने में बहुत अलग लग रहा है, अलग अजीब लग लग रहा रहा है है, कि अजीब लग रहा डायरेक्टली है कि तुमने डायरेक्टली तुमने मैनचेस्टर जाने का कैसे मैनचेस्टर सोचा, जाने का कैसे सोच रहे। वो भी असल में मास्टर्स के मैंने लिए। मास्टर्स के लिए, हाँ, तो असल में मैंने अप्लाई तो किया था, एक मतलब दो तीन तीन चार यूनिवर्सिटीज़ थी, वहाँ अप्लाई किया था। और मेरा उस समय इंटरेस्ट मटेरियल साइंस में बहुत ज़्यादा था, है ना, क्योंकि मैं NIUS के अंदर हम लोग एक छोटा सा प्रोजेक्ट करते हैं, और वो सरफेस केमिस्ट्री का प्रोजेक्ट था। तो मैं मटेरियल साइंस से बहुत ज़्यादा अलाइन कर पा रहा था अपने आप को। और उसमें एक और चीज़ हुई थी कि मैं अपने थर्ड ईयर में एशियन स्पेक्ट्रोस्कोपी कॉन्फ्रेंस में गया था, चाइना, शैमन। तो उसमें क्या हुआ था कि उसमें कुछ मटेरियल साइंटिस्ट मुझे मिले थे, तो उनसे भी मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ उस समय।
तो मुझे लगा कि जो भी मटेरियल साइंस के अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हैं मैं उनमें अप्लाई करता हूँ, फिर देखते हैं। और उस समय इफ़ यू रिमेंबर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में ये गाइम और ये आंड्रे गाइम को नोबेल प्राइज भी उसी वक्त के आसपास मिल रहा था, या इग नोबल भी उन्हें उसी वक्त के आसपास मिला था। तो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस एंड वन ऑफ द मोटिवेशंस व्हाई आई चूज मैनचेस्टर। ओके, सही है, बहुत सही, सही है, बहुत सही। लेकिन जब ऐसे सोच के जाते हैं हम उठ के दूसरे देश, हाँ तो हाँ सबसे बड़ी चीज, और स्पेशली मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो सबसे बड़ी चीज होती है पैसा, क्योंकि हाँ, INR टू यूके पाउंड कन्वर्ट करोगे तो बहुत बहुत खर्चा हो ज़्यादा। जाता है, खर्चा हो जाता है। हाँ 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 हाँ। अगर तुम बताना चाहो वो struggle तुम्हारा, तो क्या था यार वो? वो तो बहुत बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो बहुत बड़ा स्ट्रगल हो सकता था, और वो बहुत बड़ा स्ट्रगल था भी, क्योंकि मतलब मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। और क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो मतलब वो कहते हैं ना कि एक एक स्टॉक मनी मिडिल क्लास फैमिलीज में उस तरीके से होती नहीं है। राइट, लेकिन मेरे फादर जो थे वो बहुत डिटरमाइंड थे कि अगर तेरी इच्छा है, मतलब टू बी ऑनेस्ट, जब मैं पहली बार घर पे बताया ना कि वो मेरे को मैनचेस्टर से एक्सेप्टेंस लेटर आया ना, तो बहुत देर तक तो वो सोचने लगे कि ये हमें पागल बना रहा है, ये हमसे पैसे वैसे लेना चाहता है और कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने उन्हें लेटर दिखाया, फिर उन्हें ईमेल दिखाया, सारी चीज़ दिखाई, तो उन्हें समझ में आया कि हाँ यार, लड़के का मैनचेस्टर में हो गया है ना। तो उनका जो डिटर्मिनेशन था मेरे फादर का, वो उसने सबसे बड़ा रोल प्ले किया इस चीज़ के लिए, जो मनी था उसके लिए। तो उन्होंने मतलब कुछ बैंक से बात करी, कुछ बात करी कि किस तरीके से क्या किया जा सकता है। और मतलब क्योंकि शुरू में हम लोगों को लोन वोन भी नहीं हो पा रहा था, एजुकेशन लोन जो था। बट देन ही टॉक टू अ फ्यू पीपल, और बहुत सारी चीज़ें हुई, और उसके बाद वो लोन मिला, और फिर ही मैं मैनचेस्टर जा पाया। बट माई फादर वॉज रियली डिटरमाइंड, है ना, कि नहीं, जाना ही है ना। तो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई वाज एबल टू गो टू लाइक मैनचेस्टर, और व्हाई वी वर एबल टू गेट दैट मनी फ्रॉम बैंक्स। राइट। तुमने जैसे कहा मिडिल क्लास फैमिलीज में ये सपोर्ट सबसे बड़ा सपोर्ट होता है कि पेरेंट्स सपोर्ट करें हर चीज। एब्सोल्युटली 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 तो एब्सोल्युटली। मास्टर्स हुआ, फिर PhD करने को हम्म। और वो ट्रांजिशन कैसा? तो अमोघ, इसमें क्या मतलब ये था कि मेरा जो मास्टर्स था ना, मेरा मास्टर्स था मतलब इसमें भी मतलब एक छोटी सी कहानी ये है कि मेरा केमिस्ट्री बहुत बेकार था, है ना, बीएससी शुरू करने से पहले। और पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मेरे दिमाग में जब मैं 18 साल का था, जब मैं मतलब वो सब अप्लाई कर रहा था, तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि यार ये ज़िंदगी भर डराएगी केमिस्ट्री, ठीक है, तो इसे सॉर्ट आउट कर लो। तो मैंने बी केमिस्ट्री अप्लाई ही इसलिए किया कि मुझे ये डराएगी, तो मुझे इसे सॉर्ट आउट करना है। क्या मैं बात, वहाँ गया। उसके बाद जब मैं मैनचेस्टर गया, तो वहाँ क्या हुआ कि वहाँ पर मेरा पॉलीमर मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग का कोर्स था मास्टर्स में। और सभी लोग मतलब जो बड़े बड़े मतलब टेक्नोलॉजी फील्ड के जो मटेरियल साइंटिस्ट थे, उन लोगों के साथ अपना प्रोजेक्ट कर रहे थे। लेकिन जो मैंने प्रोजेक्ट चुना था वो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट के साथ प्रोजेक्ट चुना था, और उनका नाम प्रोफेसर स्टीव येट्स है। और उन्होंने उनकी भी एक क्लास हुई थी हमारे उसमें मॉड्यूल में। और जब वो क्लास में आए थे, तो उन्होंने जो सबसे पहली चीज़ बोली थी वो थी कि लेट्स लर्न समथिंग न्यू, है ना, एंड लेट्स डू समथिंग न्यू। तो वो चीज़ मेरे को बहुत शानदार लगी कि मैंने, यार ये आदमी अच्छा है, इसके साथ कुछ ना कुछ हम देखते हैं, करेंगे। तो बहुत सारे, तो मेरे जो क्लासमेट्स थे वो सब, कोई कोरियन था, कोई मतलब कोई ताइवानीज, चाइनीज, ब्रिटिश, सब थे। सब लोगों ने मुझे समझाया कि हमारा कोर्स इंजीनियरिंग का है, तुम ऑर्गेनिक सिंथेसिस का प्रोजेक्ट मत लो। लेकिन मेरे दिमाग में चल रहा था कि नहीं यार, ये आदमी अच्छा है, इस आदमी के साथ काम करने में मजा आएगा, है ना। और ऊपर से दूसरी चीज ये थी कि मुझे ऑर्गेनिक सिंथेसिस से बड़ा डर लगता था। तो उस समय भी मेरे दिमाग में ये बात आई कि यार यही टाइम है, ये 6 महीने है, अगर मैंने कॉलम चला लिया, अगर मैंने कंपाउंड सेपरेट कर लिए, तो जिंदगी में कभी भी ऑर्गेनिक सिंथेसिस मुझे डरा ही नहीं सकती, है ना। क्या बात, तो तो मैं 6 महीने वहाँ गया। मेरा जो प्रोजेक्ट था वो क्राइसिन के ऊपर था। BHQ रिएक्शन होती है एक, तो उसका इस्तेमाल करके हमें डाइक्लोरोक्राइसिन बनाना था। तो वहाँ
6 महीने में जब मैंने काम किया तो मतलब वो होता है कि रज के काम करना, है ना, मतलब एकदम दम लगा के काम करना। तो मैंने दम लगा के वहाँ काम किया 6 महीने। और एक दिन मैंने मतलब उसको बोला स्टीव को, कि मैंने कहा स्टीव, अगर कुछ रिकमेंडेशन आप दे सकते हो पीएचडी के लिए तो आप मुझे रिकमेंडेशन दे देना। तो उसने कहा कि यार तुम्हें रिकमेंडेशन क्यों चाहिए। मैंने कहा वो पीएचडी करने के लिए दूसरी जगहों पे अप्लाई करना है। तो उसने कहा कि यार तुम दूसरी जगह क्यों अप्लाई कर रहे हो, तुम मेरे यहाँ अप्लाई करो ना। मैंने कहा मैं तो क्या ऑर्गेनिक सिंथेसिस का आदमी हूँ नहीं, मैं तो मटेरियल केमिस्ट हूँ। तो बोला हाँ हम मटेरियल केमिस्ट्री का प्रोजेक्ट लाएंगे तुम्हारे लिए। तो क्या तो बात उस क्या समय बात है। तो उस समय स्टीव ने मेरे लिए एक प्रोजेक्ट ढूंढा और एक ग्रांट ढूंढी उसने। वो ग्रांट नॉर्मली जो यूके नेशनल्स हैं या जो यूरोपियन नेशनल्स हैं उनको मिलती है। आ, और उसने मतलब फंडिंग वंडिंग का सारा इंतजाम स्टीव ने किया। और उसके बाद फिर उन्होंने मेरे से कहा कि भाई ऐसे ऐसे एक कंपनी है सेलाफील्ड लिमिटेड, वो न्यूक्लियर डीकमिशनिंग कर रही है, उनको एक अच्छे साइंटिस्ट की ज़रूरत है एज ए पीएचडी, उनको एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, सो वुड यू लाइक टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम फॉर देम। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। फिर उसने कहा कि 2-3 इंटरव्यू होंगे। तो मैंने कहा ठीक है इंटरव्यू भी दे लेंगे। और इंटरव्यू में वो क्या था कि जो यूके के बड़े बड़े जो न्यूक्लियर मतलब जो क्या बोलते हैं ना उनको, जो कंसल्टेंट होते हैं जो यूके हम्म गवर्नमेंट के हैं, हम्म। उन लोगों के साथ मेरे इंटरव्यूज़ थे। तो वो इंटरव्यू में उन्होंने जो पूछा मैंने बताया और उसके बाद फिर जाके मुझे वो पीएचडी मिली। तो ये क्या मेरा पूरा एक सफ़र था पीएचडी मिलने तक का। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तुमने जिस तरीके से बताया कि जिस चीज से तुम्हें डर लग रहा था तुमने उसका सामना किया कि ये कर लेते हैं अभी तो डर चला जाएगा। हाँ हाँ ये बहुत बढ़िया चीज है। जैसे तुमने बोला कि तुम्हारे क्लासमेट अलग अलग बैकग्राउंड से थे, अलग अलग देश से थे, हाँ हाँ। तो ये एक सवाल हमेशा होता है कि जब भी हम नए जगह पे जाते हैं, स्पेशली देश के बाहर, हम्म। तब कल्चरल डिफरेंस ब्रैकेट में चॉक बिल्कुल बिल्कुल। रहता है। हाँ 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 हाँ। वो वो तुम्हारे साथ कैसा था शुरुआती दिनों में, और एंड तक कैसा रहा वो? तो अ, तो जब जिस दिन मैं मास्टर्स के लिए पहले दिन लैंड किया मैनचेस्टर, तो मेरे साथ मेरा एक दोस्त था सचित महाजन। तो हम लोगों का क्या था, हम लोगों को क्योंकि अब हम लोग वहाँ पहुँचे हैं, हमें खाने के लिए उस समय जाना था एक दुकान पे, ठीक है। हम अपने हॉस्टल से निकले, मैं और सचित हॉस्टल से जा रहे थे। और एक ट्रैफिक पे हमें लगा कि लेफ्ट जाना है राइट जाना है। तो हमने वहाँ एक गोरे उससे पूछा अंग्रेज से, भाई कि सो वी नीड टू गो टू अ सुपर मार्केट एंड हाउ हाउ शुड वी गो देयर। तो उसने बोला लिटरली हम लोगों को ये सुनाई दिया। तो जब हम गए थे उस समय तो एक्सेंट समझ में ही नहीं आता था कि क्या बोल रहा है क्या चल रहा है। लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि यार 2-4 ऐसे ही अपने जो हमारे जो हॉस्टल वार्डन थे या जो हॉस्टल में सिक्योरिटी गार्ड थे, हम लोगों ने उनसे बात करनी शुरू करी। तो उनसे थोड़ा थोड़ा हमें समझ में आया कि हाँ अच्छा अब फिर एक्सेंट चमक रहा है। तो जो पहले दिन ही हम लोगों का शौक हो गया था कल्चरल, कि अच्छा ये भी है। फिर जो शौक था कल्चरल वो ये था कि अब जैसे चाइनीज़, मेरे बहुत सारे चाइनीज़ दोस्त थे। तो जो चाइनीज़ लोग थे वो अपने अपने में रहते थे, है ना। राइट। तो मेरे को लगा कि यार ये तो गलत बात है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। हमें ये तो हम मतलब हम भी दोस्त बन रहे हैं चाइनीज़ से। तो जो ब्रिटिश थे वो दोस्त बन गए, ताइवानीज दोस्त बन गए, चाइनीज़ अलग अलग रहते थे। तो मैंने क्या करा, मैंने सबके चाइनीज़ नाम याद कर लिए। क्या तो बात है। तो उन्होंने क्या किया था कि वो लोग अपने इंग्लिश नाम बताते थे ताकि ब्रिटिशर्स को या दूसरे लोगों को आसानी पड़े उनका नाम लेने में, है ना। लेकिन मैं क्या करता था, मैंने उनके चाइनीज़ नाम याद करे, ये फांग फांग वांग, जेउसुन, ये वो दुनिया भर के जो भी नाम थे मैंने नाम याद कर लिए। जब मैंने उनके नाम उनकी भाषा में बोलना शुरू किया तो उनको लगा यार ये तो अपना आदमी है। फिर मैंने उनको सुबह सुबह जाके गुड मॉर्निंग की जगह नी हाओ मा शुरू किया। फिर मैंने थैंक यू में शेशे ने शुरू किया। तो उसमें फिर उन्होंने कहा अरे यार सही हो रहा है, ये तो सही चल रहा है। फिर उनके जो भी चाइनीज़ पार्टी, जो उनकी न्यू ईयर पार्टी होती थी या कुछ भी होता था वो लोग बुलाते थे, है ना। तो कल्चरल शॉक मतलब किसी को भी लग सकता है, वो होता है। लेकिन उसके लिए मतलब ये होता है कि आपको 2 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, जब भी कोई आपकी तरफ 2 कदम
आगे आएगा, नहीं तो कोई नहीं आएगा, है ना। तो मतलब मेरा तो यही इसी तरीके का रहा कल्चर के हिसाब से तो। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जैसे तुमने कहा तुम पीएचडी कंपनी के साथ उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने में लग गए थे, तो वहां पर कितना मुश्किल था, क्या स्ट्रगल था? तुम रंगों के साथ खेल रहे थे, मैं जितना मुझे पता है तुम पेंट्स के साथ काम कर रहे थे। हाँ तुम हाँ खुद एक रंगीन मिजाज के इंसान हो, तो ये दोनों चीजें मेल खा के स्ट्रगल कैसे हुआ फिर? तो इसमें हम लोग क्या हुआ कि तो क्योंकि हम सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा रोल रहा मतलब पूरे मैनचेस्टर के जो पीएचडी के टाइम पे अ, मतलब एज एन एंकर नहीं बट एज अ कुशन मैं बोलूँगा, वो मेरे रूममेट थे धर्म भैया, धर्मराज। धर्म भैया का बहुत बड़ा रोल रहा, फिर एक पल्लव भैया थे, उनका बहुत बड़ा रोल रहा। तो ये दो लोगों ने मुझे बहुत कुशन दिया इन 3 साढ़े 3 सालों में। और ये मेरे बैचमेट ही थे, है ना। लेकिन ये लोग जाके मतलब अपनी मास्टर्स ख़त्म करके कंपनीज में काम करके आए थे। तो धर्म भैया मेरे फ्लैटमेट थे। तो जितना भी स्ट्रगल रहा उनके साथ रहा, और जितना भी मतलब काफ़ी इन्जॉय भी किया वो भी उनके साथ किया, है ना। तो स्ट्रगल में अगर हम पीएचडी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अमोग, बिकॉज यू आर ऑल्सो अ पीएचडी, सो ऑल ऑफ अस नो दैट सबसे पहले तो रिजल्ट ही नहीं आते, है ना। सवाल पूछा गया कुछ, हम कर रहे हैं कुछ, रिजल्ट आ रहा है कुछ, और भाई साहब वहाँ, लेकिन बस ये होता है इसी टाइम पे, क्या होता है ना, इसी टाइम पे जो आपके पीएचडी मेट्स होते हैं और जो आपका सुपरवाइजर होता है, अगर वो हो नालायक, है ना, तो आपका पीएचडी हो जाता है जहर। बिल्कुल। और अगर वो अच्छे, तो आपके वो 3.5 साल, वो कांटों भरे 3.5 साल जो होते हैं ना, वो भी बड़े शानदार गुजरते हैं, है ना। तो मेरे साथ यही हुआ। मेरा जो सुपरवाइज़र था, मेरे जो फ्लैटमेट थे, मेरे जो लैबमेट थे, दे वर ऑल वेरी वेरी नाइस पीपल, है ना। और उस वजह से मेरे वो 3.5 साल अच्छे से गुजरे। लेकिन पीएचडी में फिर भी स्ट्रगल आए, है ना। सो फॉर एग्जांपल लगभग 1.5 साल 2 साल तक मेरा कोई रिजल्ट ही नहीं आया था, है ना। ओके। तो मैं अल्फा पार्टिकल डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था यूजिंग पेंट्स। आई वाज लाइक, सो माय एम वाज टू डिटेक्ट अल्फा पार्टिकल यूजिंग पेंट्स सो दैट वी कैन लाइक इजीली डिटेक्ट देम। ह्यूमन बींग्स का जो इंटरेक्शन है वो कम होगा, और कोई भी रोबोट जाएगा किसी भी न्यूक्लियर फील्ड उसमें स्पेस में, वो उस अल्फा पार्टिकल के जो पेंट होगा उससे वो पेंट जल रहा होगा, यूवी लाइट छोड़ रहा होगा, और रोबोट आइडेंटिफाई कर लेगा और वो कर लेगा। बिल्कुल। 2 साल तक तो वो अल्फा पार्टिकल हाथ ही नहीं आए। हर मतलब जैसे कि हर पीएचडी में होता है, हर किसी व्यक्ति की पीएचडी में होता है, हम हर एक पाथवे ट्राई कर चुके थे, हम हर एक डिटेक्शन मेथड ट्राई कर चुके थे, हर एक तरीके का पेंट, हर एक तरीके का सिंटिलेटर, सब कुछ हो रहा था, लेकिन वो डिटेक्ट ही नहीं हो रहा था। लेकिन हर पीएचडी को एक बात और पता है कि एक ना एक दिन रिजल्ट जरूर आता है। और वो दिन मुझे आज भी याद है, जिस दिन मेरा पहला रिजल्ट आया था। मैं हमारे डिपार्टमेंट की जो न्यूक्लियर लैब थी, रेडियो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट था, मैं उसमें था, और मैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कर रहा था। और वो रिजल्ट जैसे ही वो ग्राफ बना ना, वो ग्राफ ऊपर जाके नीचे आया ना, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। मैं तो मतलब मैंने कहा ये क्या हो गया भाई, आज आ गया रिजल्ट। तो 2 साल में क्या बात। वो रिजल्ट आया। उसके अलावा देखो क्या बोलते हैं ना कि जब आप दूसरे देश में होते हो ना, तो एक मतलब ये तो पीएचडी वाला रिजल्ट स्ट्रगल था। मेरे को उस तरीके का कोई स्ट्रगल ज़्यादा करना नहीं पड़ा कि सुपरवाइज़र कुछ कर रहा है, ये कुछ हो रहा है, वो कुछ हो रहा है। हर चीज़ टाइम पे मिलती थी, हर केमिकल टाइम पे मिलता था, स्टाइपेंड टाइम पे आता था, तो वो दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम। बट द प्रॉब्लम वाज मोर पर्सनल, क्योंकि तुम भी जानते हो कि मैं बहुत लोगों से बातचीत करना और अपनी भाषा में बातचीत करना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा है हमेशा से। चार लोगों के साथ बैठना, बातचीत करना, लेकिन वो पूरे दिन एक ही भाषा में, और जो आपकी भाषा नहीं है उसमें बोलते रहना बोलते रहना बोलते रहना, और उसके बाद दिमाग एकदम अजीब सा हो जाता था। तो मेरे लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल जो था वो था। और उसके अलावा मैंने 1 साल आई ऑल्सो वर्कड एज अ हॉल ट्यूटर फॉर डॉल्टन एलिस हॉल
मैनचेस्टर में। तो उसमें क्या था कि पहले तो जैसे मैं फ्लैटमेट मेरे धर्म भैया थे, तो उनके साथ आराम से बैठ के बातचीत कर लेता था। तो वो जो 1 साल था जब मैं हॉल ट्यूटर था, वो तो मेरे लिए पर्सनली और मेंटली बहुत टॉर्चरस था, है ना। मैं किसी से बात नहीं कर पाता था, और फिर मैं क्योंकि कंफर्टेबल जल्दी नहीं होता लोगों से, तो मैं उन लोगों को अपनी जो व्यथा थी, जो अंदर चल रही थी चीज़ें, मैं वो भी नहीं बता पा रहा था। तो ये बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी, और मैं बस यही ट्राई कर रहा था कि यार बस कैसे ये ख़त्म हो, ये ख़त्म हो, ये ख़त्म हो। और उस समय मेरे को ये चीज़ समझ में आई कि इवन इन इंडिया, यूएस, यूके, यूरोप, कहीं भी पीएचडी के हर एस्पेक्ट पे बात की जाती है, लेकिन पीएचडीज के जो मेंटल एस्पेक्ट है ना, द थिंग दैट दे गो थ्रू वाइल डूइंग देयर पीएचडी, वो कोई बात नहीं करता। और मुझे उस समय लगा कि यार कोई तो बात करे, है ना। इवन वहाँ यूके में भी कोई इस तरीके का मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आया नहीं, है ना, कि आप बात कर सकते हो किसी से। हाँ, वहाँ साइकोलॉजिस्ट तो थे, लेकिन उनसे क्या बात करेगा आदमी, है ना। आपकी प्रॉब्लम है कि आप अपनी भाषा में बात नहीं कर पा रहे, आप किसी को अपनी व्यथा नहीं सुना पा रहे, है ना। तो वो मेंटल जो एक दिक्कत होती है ना, वो सबके साथ ही होती है। और आई होप कि इसके ऊपर कोई पीएचडीज को लिए कोई काम करे कि मेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं। और इसको एक और चीज़ है कि मे बी हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, या इवन सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में आदमियों को ऐसा बना दिया है कि आदमी तगड़ा ही होगा, है ना। ये तो है, ये मूछें होंगी, ये तो भाई साहब ये तो कुछ भी कर सकता है, ये रोएगा नहीं लेकिन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हैं। और इसके ये कमजोर नहीं होगा। अरे भाई, आदमी कमजोर क्यों नहीं हो सकता? आदमी रो क्यों नहीं सकता? आदमी का कोमल हृदय क्यों नहीं हो सकता? तो एक ये जो हमारे जो बहुत सारे अंदर हमारे समाज में और सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना, कि आदमी को लेके इतना रिजिडनेस है, इतनी जड़ता है कि वो बड़ी परेशानी होती है फिर, है ना। और वो एक सबसे बड़ा कारण है कि हम मेंटल जो एस्पेक्ट है ना, अ, जो मेल पीएचडीज हैं, और आई एम श्योर कि फीमेल पीएचडीज को भी होता है ना, लेकिन मेल पीएचडीज के साथ ये होता है, प्लस उसके साथ वो किसी किसी को ये बात बोल भी नहीं सकते। ये और भी बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये एक था, आई गेस, बट आई थिंक इट्स ओवर नाउ। बहुत बहुत पते की बात की तुमने कि आदमी को क्यों नहीं रो सकता। बिल्कुल बिल्कुल ये है। और जब तुम बता रहे थे कि देश से दूर है, मेरा वो अगला मुद्दा था कि होम सिक होना। अब हम देखते हैं कि हम देश में भी हम दूर रहते हैं घर से, तब एक ये होता है कि यार कुछ हो गया तो मैं एक बस पकड़ लूंगा, एक ट्रेन पकड़ लूंगा और 8-10 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा। बिल्कुल ये इतना आसान नहीं जब तुम परदेश में रहते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्या इम्पैक्ट था तुमका कि वो एक कंटिन्यूस प्रेशर रहता है कि तुम घर से दूर हो इतने। नहीं, मतलब उस तरीके का प्रेशर नहीं था, लेकिन एक दो वाक्य मेरे साथ, एक वाक्य ऐसा हुआ था कि मेरे को बहुत तेज बुखार हुआ, है ना। और मैं जब हॉल ट्यूटर था तभी मेरे को बहुत तेज बुखार हुआ। और हम लोग इंडिया में क्या है कि हमने जब भी हमें कभी बुखार हुआ है, तो हम या तो हम घर पे थे, तो माँ बाप हमारे साथ थे, भाई चलो बेटा डॉक्टर के यहाँ चले चलो, माँ बाप ले गए, गोली खा ली। कॉलेज में गए, कभी बुखार हुआ तो दोस्त दवाई ले आया या दोस्त ले गया। अब आप एक तो वहाँ अकेले, ऊपर से वहाँ का जो ये एनएचएस है वो एक अलग किस्म का, कि पहले आप वो अपॉइंटमेंट ले लो जी, है ना, या इमरजेंसी में जाना तो लाइन लगा लो जी। मेरा तो बड़ा दिमाग खराब हुआ है यार, मैंने कहा ये क्या लाइन लगाने का क्या मतलब है? वहाँ घर पे डॉक्टर आ रहा है, यहाँ तुम पैदल जा रहे हो वहाँ लाइन लगाने के लिए। तो ये एक मेरे साथ बड़ा अजीब सा वाक्य हुआ था, है ना, कि वहाँ मतलब बहुत भयंकर बुखार हुआ। लेकिन यही एक ऐसी चीज थी जो मतलब मेरे को लगता था कि यार क्या हो रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए होम सिक में। और फिर देखो, अब यहाँ अपन क्या है, चाय पीने जानी है, बाहर निकले चाय पीने चले गए। और वहाँ तो चाय पीने की टपरी नहीं थी कहीं। चाय, आदमी चाय तो पिएगा ना भाई। अब हमेशा घर में तो बना के नहीं पिएगा, कभी तो मन करेगा बाहर निकले, दो चार लड़कों के साथ, दो चार अपने और दोस्तों के साथ बैठे, अपना खाए पिए। कुछ था ही नहीं वहाँ, है ना। तो ये सब, ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको एच करती हैं, है ना। अब बहुत सारे मेरे साथ के बहुत सारे दोस्त थे, वो सुपरमार्केट था एक इंडियन सुपरमार्केट, ठीक है, उसमें जब आम आता था ना, तो उनके तो खुशी के ठिकाने ही नहीं रहते थे।
आम आ गया, आम आ गया, आम आ गया। अरे यार आम ही तो आया है, और क्या हो गया। लेकिन होम सिकनेस कितनी बड़ी चीज हो सकती है, वो इससे भी देखा जा सकता है कि एक छोटी सी चीज आपको एच कर जाती है, कि आपको राइट, चुभने लगती है कि यार ये क्या हो रहा है। ये था, मतलब यही था। बिल्कुल। और ये शायद सबको समझ में नहीं आता, क्योंकि तुम बता भी नहीं पाओगे कि ये छोटी छोटी चीजें इतनी मैटर करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल और वो कंट्रीब्यूट करती है तुम्हारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पीएचडी स्ट्रगल के लिए। बिल्कुल। और इसमें क्या है ना कि अमोघ, जैसे मैं खाना बना सकता हूँ, ठीक है। तो मेरा मन हो रहा है पकौड़ी खाने का, मैंने भाई बेसन घोला, उसमें थोड़ी क्या नाम से प्याज घोली, आलू घोले, पकौड़ी उतार दी। बहुत सारे लड़के खाना ही नहीं बनाना जानते, लड़कियां, लड़कियां, मतलब मेरे कहने का मतलब, मैं जब कह रहा हूँ लड़के, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लड़कियों को उसमें इंक्लूड नहीं कर रहा। मैं उस समाज से आता हूँ जहाँ लड़के कहना या बैट्समैन कहना ज़्यादा वो रहता है हमारे यहाँ, ठीक है। तो मैं आई ओनली मीन दैट, ठीक है। तो हमने पकौड़ी उतार ली, खा लिया। बहुत सारे लड़के कर ही नहीं पाते थे, उनको तो उससे भी अलग ही टेंशन, पकौड़ी नहीं खाई बहुत दिन से, हरी चटनी नहीं खाई बहुत दिन से। तो आदमी तो होम सिक तो होगा ही ना, बिल्कुल ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत बारीक बारीक सारी चीजें हैं, छोटी मोटी सी, जो जहन में रहती है, लेकिन हर किसी से बात नहीं कर पाते। ये इफेक्ट बहुत करती है भाई, बिल्कुल यही चीजें बहुत इफेक्ट करती है। हाँ। नेक्स्ट चीज में तुम्हें वो याद दिलाना चाहूंगा, जब तुमने पूरा तुम्हारा एजुकेशन लोन अपने स्टाइपेंड के सेविंग से तुमने शायद खत्म कर दिया था। आधा 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 मैंने किया, आधा पापा ने किया। वो कैसा फीलिंग थी? वो अच्छी फीलिंग थी यार, मतलब उसमें ये था कि मैंने पहले कह दिया था, क्योंकि ये देखो, आप जब बाहर रहते हो ना, तो आप कमाते हो, आप खर्चते हो, और आप उसी हिसाब से खर्चते हो। मतलब आप, वो कहते हैं ना कि वहाँ की कमाई ज़्यादा है लेकिन वहाँ के खर्चे भी ज़्यादा हैं, है ना। बिल्कुल लेकिन उसमें भी फिर ये था कि कभी भी दिमाग में ये नहीं था कि हमें थोड़ा सा मुफलिसी की ज़िंदगी जीनी है ना। मुफलिसी में, गरीबी में नहीं जीना था। वी हैड टू मेंटेन अ सर्टेन लाइफ स्टाइल, क्योंकि मुफलिसी की ज़िंदगी जीते तो अपनी पीएचडी पे फोकस नहीं कर पाते, है ना। बिल्कुल तो एक सर्टेन लाइफ स्टाइल जीना था, बट हाँ, बैक ऑफ द माइंड ये भी था कि चलो कुछ बच जाए तो हम उस बचा के पे भी करते हैं। और वो मैं करता भी था, मैं हर महीने घर भेजता था ताकि वो उतरता रहे। तो वो था मतलब, बट हाँ पूरा नहीं, आधा था, बट आधा भी बहुत 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 हैवी बड़ी था। बात है ये, काफी बड़ी बात है, बिल्कुल। पीएचडी खत्म करने के बाद जब वापस आए तुम्हारा डॉक्टर शर्मा हो, और जब तुम देख रहे हो पिछले 5 6 7 साल का ये पूरा जर्नी, जैसे मैंने शुरुआत की थी कि सपनों की पोटली लेके हम लोग जब निकलते हैं तो एक अलग अरमान होते हैं, और यू ऑलवेज कम बैक एज अ चेंज पर्सन। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। वो अगर तुम बताना चाहो, दिल्ली वाला मृत्युंजय शर्मा और मैनचेस्टर रिटर्न मृत्युंजय शर्मा। मैं इसमें हल्की सी एक संशोधन करूंगा, थोड़ा सा विद, मतलब मतलब दिल्ली में पढ़ता था लेकिन मैं हूँ यूपी का। ठीक है। ये भी, अरे एक बारी तो मतलब इन चीजों की भी बड़ी वो होती थी। एनीवेज, तो सबसे पहले तो हम जितने भी लोग पीएचडी कर रहे हैं ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमें पीएचडी को सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि इट इज़ द हाईएस्ट डिग्री, है ना। हमें पीएचडी को ऐसे भी देखना चाहिए कि इट इज़ अ डिग्री दैट चेंजेस यू, है ना, दैट चेंजेस द वे यू लिव योर लाइफ, है ना। और उसके अंदर आप, सबसे बड़ी जो चीज़ जो मेरा सुपरवाइज़र हमेशा बोलता था, वो ये बोलता था कि मृत्युंजय, पीएचडी करने के बाद ये ज़रूरी नहीं है कि तुम केमिस्ट्री करोगे, नहीं, तुम कुछ भी कर सकते हो। मैंने कहा कैसे? कि तुम 3.5 साल एक चीज़ सीख रहे हो। मैंने कहा क्या? प्रॉब्लम सॉल्विंग। और तुम किसी भी नौकरी में जाओगे, तुम किसी भी फील्ड में जाओगे, उस फील्ड के कुछ टूल्स होंगे, ठीक है, तुम उन टूल्स को सीख लो। अगर तुमने वो टूल्स सीख लिए, ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम ही तो सॉल्व करनी है। तो कहीं भी चले जाओ, प्रॉब्लम ही सॉल्व करनी है। तो मैंने जो सबसे बड़ी चीज पीएचडी से सीखी, या मैं जब वापस आया
तो मेरे दिमाग में, क्योंकि देखो हर किसी के दिमाग में एक डर रहता है कि यार नौकरी करनी है, ये करना है, वो करना है, वो करना है। लेकिन मैंने जो सीखा कि नहीं यार, ढूंढते हैं क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और क्या पता हम सॉल्व भी कर जाएं, है ना। और उसको सॉल्व करते करते क्या पता हम 2 पैसे भी कमा लें। ठीक है। बिल्कुल तो बिल्कुल, क्या बात तो मैं जब वहां से वापस आया तो मेरे दिमाग में यही था। और उससे भी ज़्यादा, व्हेन आई वाज 26 आई फिनिश्ड माय पीएचडी, सो आई वाज यंग एनफ टू डू एक्सपेरिमेंट्स, है ना। तो मैंने 1 साल सिर्फ किताबें पढ़ी, फिल्में बनाई, डॉक्यूमेंट्री, और उसके अलावा एक बड़ी फिल्म भी बनाई 60 मिनट की, मैं उसी पर आ रहा था हाँ हाँ, ओके ओके ओके, हाँ तुमने जब ये सारे प्रोसेस की बात की, एक हाँ बहुत बढ़िया चीज तुम एम्फसाइज कर रहे थे, जो था फिल्में बनाना। हाँ हाँ शॉर्ट फिल्म से शुरुआत की थी तुमने। हाँ हाँ तो हाँ, बिल्कुल। कंटिन्यू, कैसा था वो वाला तो एक्सप्लोरेशन कैसा था? तो शॉर्ट फिल्म असल में क्या था कि मेरा सुपरवाइजर हमेशा ये बोलता था कि पीएचडी इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट इज़ नॉट योर लाइफ, क्या है ना। सो गेट अ लाइफ, गेट अ हॉबी, डू दैट हॉबी, सो दैट यू कैन बी फ्रेश व्हेन यू कम टू द लैब। तो मेरे लिए, मैंने कहा यार ये तो सही चीज़ बोल रहा है लड़का, है ना। तो मैंने कहा कि ठीक है चलो भाई, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो उस क्या कर सकते हैं में मुझे समझ में आया कि यार ये लिखना विखने का चक्कर मुझे सही लग रहा है। तो मैंने क्या करा कि ड्रामा सोसाइटी ज्वाइन कर ली। फिर उसमें ड्रामा सोसाइटी में वो मेरे ज़्यादा समझ में आया नहीं सिस्टम, तो मैंने फिल्म मेकिंग सोसाइटी ज्वाइन करी। फिल्म मेकिंग सोसाइटी में चीज़ें समझ में आने लगी कि यार ये तो सही है, ये सही चल रहा है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो वहाँ सीखा कि टाइम एंड स्पेस है ना। फिल्म बनाना सिर्फ टाइम और स्पेस के साथ खेलना है और कुछ नहीं करना। आप टाइम और स्पेस को हटा दोगे, आपकी फिल्म ज़ीरो है। तो वो सीखा। फिर उसके बाद उनके लिए फिल्म बनाई, 2 फिल्में बनाई, मतलब इसमें एक में डायरेक्टर रहा, एक में एज अ सिनेमाटोग्राफर रहा। उसके अलावा एक्टिंग सीखी। एक्ट अप नॉर्थ करके एक जगह थी, उस उनके साथ मैंने एक्टिंग सीखी। तो मैंने अपनी हॉबी जो थी, वो मेरी एक हॉबी थी, मैंने उसको एज अ हॉबी रखा। और जब मैं वापस इंडिया आया तो मैंने उस हॉबी को कंटिन्यू करके देखा कि कैन आई अर्न समथिंग फ्रॉम दिस। तो 1 साल तक आई वॉज एबल टू अर्न सम मनी, बट आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड, मतलब एक स्ट्रक्चर्ड क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना, एक फाइनेंशियल प्लान एक मैं नहीं बना पा रहा था, एक बिजनेस प्लान नहीं बना पा रहा था कि इससे मैं क्या कर सकता हूँ। सो आई हैड टू अनफॉर्चुनेटली लीव इट, बट वो हमेशा दिमाग में रहता ही है, वो हमेशा रहेगा ही। लिखना, फिल्में देखना, फिल्में बनाना, तो वो उसकी कोई दिक्कत नहीं। तो हाँ, मतलब फिल्में एक हॉबी थी मेरी, और वो हमेशा हॉबी रहेगी भी। लिखा भी, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हमेशा रहेगा साथ। बहुत बहुत बढ़िया, मुझे बहुत मजा आया तुमसे बात करके। एंड एट द पर्सनल लेवल मैं आज फिर से एक बार इंस्पायर हो गया हूँ तुम्हारी स्टोरी जानकर। अच्छा। आ, मैं एंड करना चाहूंगा लाइन से जो तुमने अभी कहा कि काश हर पीआ ये समझ पाए हाँ, कि पीएचडी इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड नॉट योर लाइफ। एब्सोल्युटली, ये अगर 100%। समझ जाए हम सारे लोग एकेडेमिया में, तो बहुत एकेडेमिया बहुत खूबसूरत है, असल में साइंस बहुत बढ़िया है। बहुत शानदार है साइंस, लेकिन उस खूबसूरती को बिगाड़ने वाले भी हम ही है ना अमोघ। हमने उसको हवा बना रखा है कि रात को 2 बजे जो आदमी काम कर रहा है ना लैब में, उसको आप ग्लोरीफाई कर रहे हो। अरे भाई, जो आदमी सो नहीं पा रहा, जो आदमी सोएगा नहीं वो सोचेगा कैसे, और जो आदमी सोचेगा नहीं वो नया काम करेगा कैसे, ये क्या बताओ। बात तो वो ग्लोरिफिकेशन साइंस में मैं हर जगह ही देखता हूँ, सिर्फ इंडिया में नहीं, हर जगह ही। वो तो 2 बजे तक काम कर रहा था, तो भाई दिन में कर लेता वो काम। वो 2 बजे तक काम करेगा, अगले दिन लैब भी तो 12 बजे आएगा ना। फिर एक लड़का सुबह 8 बजे से 5 बजे तक काम करके गया, 6 बजे तक काम करके गया, अरे नहीं वो तो 6 बजे चला जाता है। अरे 6 बजे जाता है क्योंकि उसे माइंड रिफ्रेश करना है भाई। बिल्कुल तो ये ठीक है, पर कोई नहीं, चल रहा है। बट बढ़िया है, लेकिन ये बढ़िया तुम्हारी सोच हर किसी के पास अगर चली जाए, अगर हम लोग इस प्रोसेस से हम ये बता पाए लोगों को, तो बहुत बढ़िया है। जैसे तुमने कहा था कि कोई बात नहीं कर रहा मेंटल हेल्थ पे, हम हमारा ये शो एक प्रोसेस की बात करने की कोशिश है कि साइंस के अलावा भी जो सब्जेक्ट होते हैं पीएचडी में, वो हम
हम ढूंढने की कोशिश करें इस शो से। और मुझे लगता है आज बहुत भर भर के हमें उनके अलग अलग स्ट्रगल्स और अलग अलग चीजों के और उनको कैसे सामना करना चाहिए ये बातें पता चली है। तो मैं खुद जैसे इंस्पायर हूँ कि काफी लोग जो सुन रहे हैं इस शो को या देखेंगे इस वीडियो को वो भी इंस्पायर होंगे। सबके लिए बहुत बहुत थैंक यू और वंस अगेन थैंक्स फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू अमोक मुझे बुलाने के लिए। और बस यही है, इसको करते रहो, ये अच्छी चीज़ है। और मतलब वही है, अगर एक पीएचडी का बच्चा भी इससे अपने आप को, मे बी दलदल नहीं बोलूँगा, बट अपने आप को, अपने दिमाग को सही कर ले, वो बहुत अच्छी चीज़ है हम लोगों के लिए, तुम्हारे लिए, हमारे लिए। क्योंकि हम लोग उस वाले प्रोसेस में 18-19 साल की उम्र में पहुंच गए थे पीएचडी वाले में, बिकॉज ऑफ एनआईयूएस, है ना। तो हमने तो वहाँ से देखना शुरू कर दिया था, और शायद हमने उसी समय से चीज़ों को फाइन ट्यून भी करना शुरू कर दिया कि कैसे करना है और कैसे कर सकते हैं। लेकिन बहुत से बच्चे फार एंड पे जब ही जाते हैं जब उनको, मतलब वो कॉलेज जाना होता है, मतलब वो कॉलेज के 3 साल और 2 साल एमएससी 5 साल बाद डायरेक्ट उसमें जाते हैं ना, तो उन्हें पता ही नहीं लगता कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो आई होप कि लोग और मेन वही है, पीएचडी करो, साइंस को करो, बहुत शानदार है, लेकिन अपने आप के लिए करो, मतलब अपने लिए भी करो चीज़ों को, है ना। ऐसा ना हो कि आप 5 साल 6 साल, मतलब आपकी लाइफ 60 65 70 साल ही है ना, उसमें से 1/10 आपने पीएचडी को दे दी, और उसके बाद भी आपने एनएमआर सीखा, एसईएम टीईएम सीखा, और आपने ये नहीं सीखा कि मतलब लाइफ को जीना कैसे है, तो फिर कोई फायदा नहीं है ना। सीखना बहुत जरूरी है लाइफ, है ना। ये है एनीवेज। बिल्कुल इसी नोट पर रुकते हैं। थैंक यू सो मच अगेन फॉर जॉइनिंग अस। ग्रेट अमोक, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बाय। बाय। तुम्हें अगर पॉसिबल है तो कॉल से ड्रॉप कर सकते हो, मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, मैं कर। थैंक यू। दोस्तों, तो ये था मृत्युंजय शर्मा। और जैसे मैंने कहा, मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला है उसकी चुनौतियां सुनकर, उसका तरीका, नजरिया देखकर, जिस तरीके से वो जिस चीज से डरता है उससे सामना करने की कोशिश करता है। और इसी इसी जुनून के साथ, इसी कोशिश में हम लगे रहेंगे कि ऐसी नई नई कहानियां आपके सामने लेकर आए। नेक्स्ट संडे सुकन्या एक और मस्त म्यूजिकल कहानी आपके सामने लेकर आएगी, तो बने रहिए एंड जॉइन अस नेक्स्ट संडे अगेन। एंड टिल देन, स्प्रेड द वर्ड एंड टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली। गुड बाय।